ये कहानी लिखी गई है सरोज पाल जी की ओर से। रंजना सोच रही थी, सुकन्या कितनी खूबसूरत दिखती थी। जितनी वह सुंदर थी, उतना ही बड़ा दिल था उसका। उसे देखकर अपने आप में ही प्यार उमड़ने लगता। कभी सोचा ना था उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। भगवान भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। 2 साल हुए थे उसकी शादी को। एक छोटी सी बच्ची को जन्म देकर वह कितनी खुश थी, जैसे किसी बच्चे को अनमोल खिलौना मिल गया हो। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नजर ना लग गई। कुदरत का कहर उस पर इस कदर टूटेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने। आज भी आंखों के सामने वह खौफनाक दृश्य उभरने लगता है। वह भयानक रात भुलाए नहीं भूली जाती, जब राजेश घबराए हुए घर के अंदर आए और बोले, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है रजना। ईश्वर किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मैंने हंसकर कहा, अरे हुआ क्या है? हर वक्त बुरी खबर सुनाते रहते हो, कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो। जब देखो दूसरों के दुख में दुखी होकर घर आते हो। तभी राजेश बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और राजेश फूट फूट कर रोने लगे। मैंने एकदम उनको संभाला। मुझे एहसास हुआ कि वाकई कुछ गंभीर बात है। मैं घबरा गई। अरे बताओ भी हुआ क्या है? उनका गला जैसे सूख गया। रुदन से साथ बोले, सुकन्या। वह फिर फपक कर रो पड़ा। उसके मुंह से कोई बोल ना निकला। मैंने आव देखा ना ताव, सीधे नंगे पांव बाहर की तरफ भागी। सुकन्या के घर के बाहर भीड़ लगी थी। मैं भीड़ को चीरती हुए अंदर पहुंची, देखा सुकन्या की सासू मां जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? सुशांत बेटा, सुकन्या का क्या होगा? हे भगवान, तुझे मेरा ही घर मिला था, क्यों किया तूने ऐसा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? रोते रोते वह वहीं बेहोश हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, जिसे मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया हो। पांव जमीन से ऐसे चिपक गए जैसे उसमें ताकत ही ना हो आगे बढ़ने की। आस पड़ोस की औरतें उन्हें अपने हाथों में थामे हुए थी। मेरी घबराहट के मारे बुरा हाल था। लग रहा था कि जैसे मैं अभी जमीन पर गिर पड़ूंगी। तभी मुझे सुकन्या का ख्याल आया। मैंने अपने आप को संभाला और उसे ढूंढने लगी। पास खड़ी पड़ोसन ने कहा, रंजना किसको ढूंढ रही हो? मैंने कहा, सुकन्या को। अरे तुम्हें नहीं पता? सुकन्या और सुशांत दोनों पिक्चर देखने गए थे। दोनों को रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। सुशांत तो उसी वक्त खत्म हो गया और सुकन्या हॉस्पिटल में है। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन से हॉस्पिटल में? उन्होंने बताया, सरकारी हॉस्पिटल में। तभी मुझे उसकी बच्ची का ध्यान आया। मैं दूसरे कमरे में पहुंचकर देखा, उसकी बच्ची बेखबर सो रही थी अपनी बुआ की गोद में। उस नन्ही बच्ची को देखकर मेरी आंखों में बरबस आंसू की धारा बहने लगी। सुकन्या की ननद ने बच्ची को बिस्तर पर धीरे से लिटाया और उठकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। भाभी, ये क्या हो गया? भैया हम सबको छोड़कर चले गए। हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। भाभी, किसके सहारे जिएगी? मैंने किसी तरह से उसे शांत कराया और उससे पूछा, सुकन्या के पास है कौन? वह बोले, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आए और बता कर चले गए। उनके साथ में भैया के दोस्त दिनेश भैया थे, जिनकी आंखों के सामने ही भैया का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने पूछा, परिवार के बाकी लोगों को बताया कि नहीं? अभी किसी को नहीं बताया। भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे सबके फोन नंबर लेकर रिश्तेदारों को खबर कर दी। सुशांत अपनी माँ के साथ ही रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मीना सुशांत की छोटी बेटी थी, जिसकी अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने ससुराल में बता दिया? हाँ भाभी, बस वो आने ही वाले हैं। उसके ससुराल पास में ही थी। मैं उसे समझा कर सीधे घर पहुंची। राजेश अभी भी सर पकड़कर बैठे हुए थे। मैंने अंदर जाकर चप्पल पहनी और राजेश को अपने साथ चलने के लिए कहा। उठो, जल्दी चलो हॉस्पिटल। राजेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक कर कहा, क्या कर रही हो? यह एक्सीडेंट का केस है। हम भला वहां जाकर क्या करेंगे? उनके परिवार वालों को आने दो। इतनी जल्दी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। मुझे जोर का गुस्सा आया। मैंने राजेश का हाथ जोर से झटका और बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हम उनके पड़ोसी हैं, हमारा कोई फर्ज बनता है।
रात दिन उठना बैठना है तुम्हारा सुशांत के साथ। तुम्हें बड़ा भाई मानता था। तुम कहते हो कि परिवार वालों को आने दो। इस समय सुकन्या को हमारी जरूरत है। उसे मैं छोटी बहन मानती हूँ। अकेले हॉस्पिटल में पड़ी है। उसके पास अपना कोई नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है वो। न जाने किस साल में होगी। और तुम कहते हो यहाँ बैठकर हम रोते रहे। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम छाती ठोक कर उसे अपना भाई कहा करते थे। क्या वह सब झूठ था? मुझे आज पता चला। राजेश झेपते हुए बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा वह मतलब नहीं था। मेरी समझ में सब बात आ गई है। बस अब देर मत करो, जल्दी चलो। हम दोनों सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूरा अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा था। अस्पताल की इतनी बुरी हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। बरसात के दिन थे, जगह जगह मरीज पड़े हुए थे। पांव रखने की जगह नहीं थी। हम दोनों की निगाहें बस सुकन्या को ढूंढ रही थी। तभी मेरी नजर खून से लथपथ सुकन्या पर पड़ी, जो वहीं जमीन पर पड़ी थी। उसके पास दो पुलिस वाले खड़े थे और पूरे होशो हवास में न होने के बाद भी उसका बयान ले रहे थे, जैसे खाना पूर्ति कर रही हो। उसकी हालत देखकर मेरे मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। वहां जाकर मैं जोर से चिल्लाई, सुकन्या! पुलिस वालों ने पूछा, क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? राजेश ने कहा, जी नहीं, हम इनके पड़ोसी हैं। पुलिस वाले बोले, इनकी हालत बहुत नाजुक है। सरकारी अस्पताल में इसका इलाज होना नामुमकिन है। घर वालों को बुलाकर आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले जाए। हमने उनका बयान ले लिया है। अब हमारी ड्यूटी खत्म। इनके पति की डेड बॉडी मोर्चरी में है। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। थैंक यू सर। बस आपसे एक हेल्प चाहिए। आनंद कॉलोनी में हमारा घर है और पास में ही शांति हॉस्पिटल है। आप प्लीज इन्हें वहां तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास कोई साधन नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पुलिस वालों ने कुछ देर खड़े होकर सोचा और बोला, आप पड़ोसी होकर इतना सोच रहे हैं तो हम इतना तो काम कर ही सकते हैं। हम उधर ही जा रहे हैं। हवलदार बोला, इन्हें गाड़ी में लेटाकर शांति हॉस्पिटल ले चलो। हम भी स्कूटर से उनके साथ चल दिए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने सुकन्या को इमरजेंसी में शिफ्ट कराया, जिससे उसका इलाज शुरू हो गया। हमने थोड़ा पैसा जमा किया और मैं राजेश को वहीं छोड़कर सुशांत के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर वहां सुशांत के जीजा और परिवार के अन्य लोग मिले। मैंने उनको बताया, सुशांत की डेड बॉडी कल सुबह मिल जाएगी। आप जाकर बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। और सुकन्या को हमने शांति हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, जो घर के पास ही है। रात होने से पहले ही सुकन्या के मम्मी पापा, भाई बहन, सुशांत के ताऊ ताई और चाचा चाची, पूरा परिवार आ चुका था। घर में पूरा शोक का माहौल था। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे। इतनी काली भयानक रात मैंने पहली बार देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद ही रो रहा हो। इतनी पवित्र आत्मा के जाने पर कितना प्यारा जोड़ा था सुशांत और सुकन्या का। सुशांत सबका चहेता था। उसके चेहरे पर इतना भोलापन था जो सबका दिल जीत लेता। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, सबकी मदद करने में हमेशा तैयार रहता। कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता। सबको खुश रखना उसे आता था। मुझे तो बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी आकर बोलेगा, भाभी मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। बिल्कुल घर जैसा संबंध था उसका और हमारा। खाने से मुझे याद आया, इन लोगों के खाने का तो इंतजाम करना है। मैंने राजेश के पास जाकर खाने के लिए पूछा। राजेश ने कहा कि मैं कॉलोनी के सभी लोगों से पूछकर तुम्हें बताता हूँ। कॉलोनी के सभी लोगों से बात करके नुक्कड़ पर एक हलवाई की दुकान पर जाकर वे बोले, आज रात के लिए खिचड़ी बनवानी है। इससे पहले वह कुछ बोलते, हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं सुशांत भाई के किसी काम आ सकूं, मेरा यह सौभाग्य है। उनके तो मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं जो मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। आप चिंता ना करें, मैं खाना टाइम पर पहुंचा दूंगा। अगले दिन सब लोग अपने अपने घरों से चाय बिस्कुट नाश्ता लेकर उनके घर पहुंचे। सब सबको जबरदस्ती नाश्ता करवाया। उधर सुकन्या के पास मैं चाय नाश्ता लेकर पहुंची। देखते ही वह मुझसे लिपट गई और बोली, भाभी वो कैसे हैं? मुझे उनसे मिलना है। मेरा कलेजा ऊपर को आ गया। मैंने किसी तरह से अपने आंसू को रोका और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। पहले तू सृष्टि को देख, वही भूखी है। किस तरह से उसका ध्यान उसकी नन्ही बिटिया की तरह आकर्षित हुआ
लेकिन शोर सुनकर सुकन्या ने पीछे मुड़कर देखा। सुशांत की डेड बॉडी अंदर लाई जा रही थी। वो सन्न होकर देखती रही और बोली, कौन है ये? किसकी डेड बॉडी लेकर आए हैं? घर के अंदर क्यों ले आ रहे हो? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। वो अपनी सास को हिलाकर बोली, माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? पूरा शरीर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था, जिसको देखकर वह घबरा रही थी, क्योंकि सुशांत का चेहरा गाड़ी के नीचे बुरी तरह से दब चुका था। तभी सुशांत की चाची ने आगे बढ़कर रोते कांपते हाथों से उसकी बिंदिया मिटाकर कहा, यह तेरा सुहाग है जो अब उजड़ चुका है। और वे जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। सुकन्या एकदम शांत होकर उसके ढके हुए शरीर को निहारने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। सबने उसे होश में लाने की कोशिश की और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। सुकन्या जोर से चिल्लाकर कह रही थी, आप सब झूठ बोल रहे हो, मेरा सुशांत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बार बार मन कर रहा था कि कोई आकर यह कह दे कि यह सुशांत का शरीर नहीं है, किसी और का है, पर क्या करते? होने को तो यही मंजूर था। सबने जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सारा गली मोहल्ला शांत हो गया। ऐसा लगा मानो वो सारे सुख दुख अपने साथ ही ले गया हो। इसी तरह दिन बीतने लगे। सब अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गए। बची तो सिर्फ सुकन्या की बेबसी, जिसको उसे सारी जिंदगी भर सहना था। उसके सारे अरमान, सारे सुख सुशांत अपने साथ ले गया था। बस बचा था तो सिर्फ एक शरीर, जो कि लाश की तरह था। कैसी अनहोनी की भगवान ने उसके साथ। समय के साथ सुकन्या ने अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिया। धीरे धीरे उसकी सासू माँ का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। बात बात पर अपनी पोती को कोसती रहती। मेरे घर में ऐसी डायन आई है जो पैदा होते ही मेरे बेटे को खा गई। उन्होंने उसे गोद में लेना बंद कर दिया, खिलाना बंद कर दिया। जब गली का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता तो वे उससे सुकन्या की बुराई किया करती। यह उनका रोज का काम बन गया था। अपना दुखड़ा सबके साथ रोना, या यूं कह लो कि इकलौते बेटे के जाने के गम में उनका दिमाग सटिया गया था। गली के सभी लोग उनके इस बर्ताव को समझते थे कि जवान बेटे के जाने का गम क्या होता है। सभी लोग सुकन्या को अपने अपने तरीके से समझाने लगते। इसी तरह सुकन्या उनकी सारी ज्यादस्ती को बर्दाश्त कर रही थी। मायके से जब कोई आता तो वो उनके सामने कभी भी सासू माँ की कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि वह अपने घर वालों को परेशान या दुखी नहीं करना चाहती थी। सुकन्या पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी। अपने काम के प्रति वह बहुत ही सजग थी। घर का खर्चा चलाने के लिए उसने साथ में ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाए और वह उसे अच्छे और ऊंचे पद पर देखना चाहती थी, जो सुशांत की दिली इच्छा थी। इधर सुकन्या के माता पिता बीच बीच में आते रहते और उसको शादी के लिए प्रेशर देते। बेचारे उसे मना मना कर थक चुके थे। बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अकेले कैसे गुजारेगी? छोटी सी बच्ची है तेरी। हम कोई तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे जो तेरी बच्ची को तेरे साथ अपना ले। पर सुकन्या टस से मस नहीं होती। उसका इरादा अटल था कि मैं अपने दम पर अपनी बच्ची को पालूंगी। मैंने और राजेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अकेले जीवन काटना बड़ा मुश्किल होता है, तू कब तक इन सब से लड़ेगी? ये लोग जीने नहीं देंगे तुझे। पर वह कोई जवाब न देकर सिर्फ आंखों में पानी भर लाती। उसे देखकर मेरा मन पसीज जाता। उसकी सास को जब यह पता चला तो उन्होंने इस बात का खूब बखेड़ा किया। दूसरी शादी? हमारे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लड़की को अकेले ही जीवन बिताना पड़ता है। मुझे ही देखो, मैंने भी तो अकेला ही पूरा जीवन काटा है और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तब मेरी उम्र सिर्फ 27 वर्ष की थी। सुशांत के पिताजी के जाने के बाद और 2 बच्चों का साथ कितना लंबा सफर मैंने तय किया। पर मजाल है, जो किसी ने यह कहा मुझसे कि दूसरी शादी कर ले, कभी नहीं। मेरी घर की बहू और दूसरी शादी, कभी नहीं। उसकी इस बात पर आस पड़ोसी की कुछ औरतें हाँ में हाँ मिलाया करती थी और उन्हें भड़काया करती थी। सासू के ताने सुनने जैसे उसकी आदत हो गई थी। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी और न ही कोई उम्मीद। अगर कुछ था तो वो सृष्टि, जो उसकी आंखों का तारा थी। बस उसी एक उम्मीद के सहारे वह जीवन जीना चाहती थी। उस सृष्टि को अच्छे संस्कार देकर
दुनिया से लड़ने की ताकत उसमें भर देना उसका मकसद था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ दीदी, आप मेरे भले के लिए कहती हो। शादी करना किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। आप ही बताओ। सुशांत अपनी माँ की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़कर गए हैं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। हमेशा यही कहा करते थे कि मेरे माँ का ख्याल रखना, कभी उनको कोई तकलीफ मत देना। मेरी माँ ने बहुत कष्ट झेलकर हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह समझना और एक बेटी बनकर अपना फर्ज निभाना। सुशांत को गए हुए 11 महीने हो चुके थे। काफी समय में सुकन्या से नहीं मिल पाई। घर में शादी का मुहूर्त था। देवर की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर थी। दम भरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन मैंने राजेश से कहा, तुम काम संभालो, मैं सुकन्या से मिलकर आती हूँ। घर के बाहर ही उसकी सासू माँ बैठी थी, पर आज वहां कोई नहीं था। मैं सीधे सुकन्या के कमरे में गई। मैंने देखा सुकन्या सुशांत की फोटो से बातें कर रही थी। मैंने बाहर से आवाजें सुनी, कोई है, कोई है अंदर? अरे आओ भाभी, उसने अपने आंसू पोंछते हुए, कितने दिनों के बाद आई हो? मैंने उसकी बात बीच में काट कर बोली, तुझे तो पता है मैं शादी के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाई हूँ। तू मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी? क्या मैं तुझसे नाराज हूँ? इतना कहते ही वह मेरी छाती से लिपट गई। भाभी, आप मुझसे नाराज मत होना। वो तो मुझसे नाराज होकर चले गए। माँ जी हर वक्त मुझसे और सृष्टि से नाराज रहती है। मैं वाकई मनहूस हूँ। सब मुझसे नाराज रहते हैं। आप तो मेरी बड़ी बहन है। ये कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं एकदम सक पका गई। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सच समझ बैठी। उसकी पीठ थपथपाकर उसे पलंग पर बैठाया और बोला, शांत हो जाओ, पहले ये बता क्या हुआ? कोई बात है जो खुलकर मुझे बोल। भाभी, कल सृष्टि का जन्मदिन था। ऐसा कहकर वो फिर से बच्चों की तरह रो पड़ी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? राजेश को तो याद भी नहीं रहा। कल सृष्टि का जन्मदिन था। मैंने उससे कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं और राजेश कल ही मेरठ से आए हैं। शादी के काम में इतने व्यस्त थे कि याद ही नहीं रहा। तू चिंता मत कर, हम आज उसका जन्मदिन मनाएंगे। राजेश से कहकर मैं अभी उसके लिए केक मंगवाती हूँ। जैसे मैं उठने लगी, सुकन्या ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नहीं भाभी, यह बात नहीं है। आज तक मैं सासू जी का हर एक जुल्म, हर एक ताना सहती आई, पर अब नहीं सहा जाता। आज तक मैं ये सोचकर चुप थी कि सुशांत और मेरे अलावा उनका था ही कौन। मैं भी माँ हूँ। औलाद का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। माँ जी पहले ऐसी नहीं थी। उनके जाने के बाद मैं और मेरी बेटी उन्हें दुश्मन नजर आते हैं। पहले वो ताना मारा करती थी, ठीक था, चुप रहती थी, पर अब तो आस पड़ोस के आदमी भी मुझसे बात करते हैं तो वह मुझ पर शक की नजर से देखती है। यहाँ तक कि राजेश के भैया के साथ भी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि तू सब छोड़ छाड़ कर हमारे पास आ जा। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी छोटी बहन है जो कुंवारी है, और फिर मैं इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती कि माँ जी को अकेला छोड़कर चली जाऊं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कल तो हद ही हो गई। मैंने उसके जन्मदिन पर हलवा बनाया था, माँ जी को खाने के लिए दिया तो उन्होंने सारा हलवा नाली में डाल दिया। इस डायन का जन्मदिन मना रही है, यह कहकर ताना मारा, जो पैदा होते ही मेरे बेटे को खा गई। मैंने गुस्से में आकर उससे बोला, जो कुछ सोचना था तुझे उनके लिए सोच लिया। अब मेरा कहा मान तो अपने माँ बाप के पास कुछ दिन के लिए चली जा। वह कोई अच्छा लड़का देकर तेरी शादी कर देंगे। मैंने पहले ही कहा था, वह दुनिया की बहुत ही बहरम अकेली औरत को जीने नहीं देते। पहले का जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। आराम से बैठकर सोच। सुशांत तेरा कल था, आज की सोच। आखिर कब तक इतने ताने सहेगी? क्यों अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रही है? तेरे ऊपर वो शक करती है और तू यूं ही घुट घुट कर जीती रहेगी। क्यों? बता मुझे, इस काल कोठरी में बंद होकर कब तक? मैंने उसे जोर से झकझोरा। वो कुछ देर शांत रही और बोली, क्या करूं भाभी? मैंने सुशांत को वादा किया था, तुम्हारी माँ का हमेशा ख्याल रखूंगी, तिल भर भी उन्हें तकलीफ ना होने दूंगी। मेरा इरादा हमेशा ही अटल है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए कहा और लंबी सांस लेते हुए बोली, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं शादी में ना आ सकूंगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहीं पर मिठाई खिला दूंगी।
इसी तरह साल बीत गए, पर सुकन्या ने घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम ज्यादा बढ़ गया। उसने नुक्कड़ पर किराए की दुकान में अपनी बुटीक शुरू कर दिया। इससे उसे सासू माँ जी के ताने से भी छुटकारा मिल गया था। आखिरकार पैसा आता हुआ किसे बुरा लगता है। श्याम को पूरा समय सृष्टि के साथ गुजारती। इस तरह जिनकी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। गली मोहल्ले वाले सब उसके हौसले की तारीफ करते न थकते थे। किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और अपने परिवार की ढाल बन गई। हर किसी को उस पर गर्व था। सुशांत से किए वादे को वह बखूबी निभा रही थी। उसका एक ही सपना था कि सृष्टि को ऊंचाई तक पहुंचाना, उसके पापा के सपने को पूरा करना। सृष्टि अब 7वीं कक्षा में आ गई थी। माँ की तरह वह भी काफी समझदार थी। दादी से अक्सर दूर रहती, पर जब वह बीमार पड़ती तो दोनों माँ बेटी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। सृष्टि जानती थी दादी दिल की बुरी नहीं है, वो हर वक्त पापा के गम में डूबी रहती है। सृष्टि कभी कभी अपनी दादी की बाहों में भरकर प्यार किया करती थी। उसका प्यार और दुलार देखकर दादी भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। फिर भी उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता था। जब वह सृष्टि को प्यार करने की सोचती, तभी उन्हें सुशांत की मौत का मंजर याद आ जाता। सृष्टि दादी के दर्द को समझती थी। सृष्टि पढ़ने में होशियार थी। हर साल कक्षा में प्रथम आती। माँ का सपना पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत करती। छोटी सी उम्र में भी वह घर का सारा काम काज संभालने लगी थी। वह जानती थी कि माँ दिन भर काम में व्यस्त रहती है, घर के लिए उसे समय ही नहीं मिलता। इसलिए वो घर का सारा काम माँ के आने से पहले ही निपटा लेती। दादी माँ बेटी के प्यार से धीरे धीरे पिघलने लगी थी। सृष्टि दादी से अपने पिता के बचपन के किस्से सुना करती थी। उन्हें क्या पसंद था, क्या नापसंद था, दादी के मन को अपनी तरफ खींचना उसे आता था। सुकन्या दोनों के प्यार को देखकर मन ही मन खुश होती है। दादी कहती है, सृष्टि बिल्कुल अपने पापा की तरह है। वो स्कूल में हर चीज में प्रथम आता था। कितना भी गुस्सा करो इसी तरह से मेरी कोली भर लेता था। मेरा गुस्सा छू मंतर हो जाता था। उन्हें वही गुण अपनी पोती में दिखाई देने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता जैसे वही छोटा सुशांत बनकर आई हो। वही नटखटापन, वही अदा, वैसे ही समझदारी, कभी किसी का दिल ना दुखाना। यह सब सोचकर सृष्टि को बहुत प्यार करने लगी थी। सुशांत के दिल में हमेशा एक खाली सी जगह थी जो कभी भरी ही नहीं। सुशांत को याद करके उसका मन तड़पता था। सृष्टि ने मुझे बताया, हर रोज रात को सबके सोने के बाद पापा की तस्वीर से बातें किया करती। उसके बाद ही सोती। पूरे दिन भर का किस्सा पापा को सुनाती, जो उसका रोज का नियम था। राजेश और मैं यह देखकर बहुत खुश होते। कितने कष्ट सुकन्या ने झेले, शायद ही कोई इतना झेल पाता। भगवान का शुक्र है, आज उसका छोटा सा परिवार और कारोबार फल फूल रहा है। सृष्टि कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछा करती। बड़ी मम्मी कहकर रोज मुझसे मिलने आती। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी, बस राजेश और मैं उसका दुलार पाकर ही जी रहे थे। इतना प्यार तो अपनों से भी नहीं मिलता जितना इन दोनों माँ बेटी से हमें मिला। सृष्टि सिर्फ सुकन्या की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि हमारी भी थी। जब स्कूल में कोई कार्यक्रम होता, हम भी उनके साथ जाते। राजेश से तो बहुत लाड़ करने लगे। जब भी कोई उसकी डिमांड होती, वह उन्हीं से मांगा करती। वह भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते। सुकन्या के लाख मना करने पर भी राजेश ने उसको कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। हर वक्त सृष्टि के बड़े पापा के गुणगान करते नहीं थकती थी। मैं उन्हें चिढ़ाती, जब सृष्टि ससुराल चली जाएगी तो तुम क्या करोगे, कैसे रहोगे उसके बगैर। राजेश बोलते, लड़कियां तो पराया धन होती है। एक दिन सबको अपने घर जाना होता है और घर छोड़कर नया संसार बसाना होता है। सृष्टि ने स्कूल में फंक्शन था। कक्षा 9वीं में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया और रेस में भी वह प्रथम आई थी। उसका दिमाग कंप्यूटर जितना तेज था। स्टेज पर जब सुकन्या को बुलाया गया, खुशी से हम सबकी आंखें बहने लगी। दादी से इतनी बड़ी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। पोती ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। शाम को जब हम सब घर आए तो दादी ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूम लिया और देसी घी के बूंदे के लड्डू मंगा कर बांटे। सृष्टि के प्रति उनकी आंखों में अलग ही चमक दिख रही थी। सृष्टि के बोर्ड के एग्जाम में 2 महीने बाकी थे कि तभी अचानक दादी को दिल का दौरा पड़ा और वो सुकन्या और सृष्टि के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। सुकन्या ने उनका हाथ थाम लिया। ऐसा मत करो माँ, गलतियां तो मुझसे भी हुई होगी जाने अनजाने में। यह कहते हुए उसका गला भर आया।
सृष्टि उन्हें बाहों में भरकर बोली, दादी आप चिंता मत करो, जल्दी से अच्छी हो जाओगी। मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी दादी आप हो। कुछ देर के बाद दादी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चल बसी। दादी ने अब तो सृष्टि को इतना दुलार दिया था कि जब तक वह दादी की बात सुन नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। दादी के जाने से उसके अंदर गम बैठ गया था। उसे सबने समझाया, बेटा एक न एक दिन सबको अपनी दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। उसकी उम्र हो चुकी थी। मैंने उसे समझाया, बेटा अब तेरी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। तुझे अपने दादी और पापा का सपना पूरा करना है। माँ के बारे में सोच और आगे की तैयारी कर। कुछ समय लगा परिस्थितियों को सामान्य होने में। उसके बाद उसने दिन रात एक कर दिए। परीक्षा के दिन करीब आ गए। सुकन्या दुकान में व्यस्त रहती और मैं सृष्टि का ख्याल रखती। मैं और राजेश उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देते। खाने में उसकी पसंद की चीजें बनाकर सुकन्या बार बार यही दोहराती, दीदी मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा और आपका पिछले जन्म का कोई नाता रहा होगा शायद। मेरी सगी बहन भी मेरे लिए इतना नहीं करती। राजेश भैया ने कभी भी पिता के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। आप दोनों का यही कर्ज मैं कई जन्म लेकर भी ना चुका पाऊंगी। मैंने उनसे कहा, अच्छा बहुत हो गया हमारी तारीफ। सृष्टि सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, हमारी बेटी भी है। अब अगर आगे बोली तो मैंने आगे बढ़कर सुकन्या को गले लगा लिया। कुछ अरसे के बाद, अरे राजेश जल्दी उठो, आज सृष्टि का रिजल्ट आने वाला है। सभी को यकीन था सृष्टि का नाम टॉपर लिस्ट में आएगा। सुकन्या को विश्वास भी नहीं, भरोसा ही था। फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। सृष्टि का डर के मारे बुरा हाल था। ठीक 10 बजे ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। सुकन्या जोर से चिल्लाई, उसने पूरे दिल्ली में टॉप किया है। राजेश ने खुशी से उसे गोद में लिया। सुकन्या सृष्टि की दादी और उसके पापा की फोटो के आगे खुशी से रो पड़ी। राजेश ने तुरंत ढोल नगाड़े वालों को बुला लिया। पूरी गली मोहल्ले वाले खुशी से झूम उठे। टॉपर लिस्ट में टीवी पर उसका नाम और फोटो दिखाई जाने लगी। शाम को मीडिया वाले उनके घर पहुंच गए। उसने इंटरव्यू में कहा, दादी माँ, बड़े पापा और बड़ी माँ सबका साथ ना होता तो उसने हमें कभी भी पराया नहीं समझा। सृष्टि को अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करना था, इसलिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि खूब पढ़ लिख कर इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाएगी। उसने अपने बड़े पापा से इस बारे में बात की। राजेश ने उसकी कोचिंग क्लास लगा दी। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और बड़े पापा वहीं पर बैठे रहते जब तक उसकी क्लास खत्म नहीं होती। राजेश रिटायर हो चुके थे। उन्होंने रिटायर होने से पहले ही अपनी कार खरीद ली थी, पर कार चलाने से डरते थे, इसलिए ड्राइवर रख लिया था। सृष्टि को कभी भी उसके साथ अकेले नहीं भेजते। जहां वो जाते वो उनके साथ जाते। एक दिन राजेश ने कहा, देखना एक दिन हमारी बिटिया हवाई जहाज से फुर्र से उड़ जाएगी और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। सृष्टि शांत होकर सुनती रही और बोली, एक शर्त पर जाऊंगी। बड़े पापा ने कहा, बोल क्या शर्त है तेरी? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बड़ी सियानी हो गई है। सृष्टि जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकली एक आदमी से टकरा गई। सॉरी, यह कहकर जैसे उसने उसकी तरफ नजर उठाई वो एकदम से चुप और शांत होकर देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई चमत्कार है या हकीकत? वो जैसे ही कुछ कहने ही वाली होती है वह हंसकर वहां से चल दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह शून्य से खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो धीरे धीरे चलकर उसे कमरे के बाहर से झांकने लगी। वहां पर वह आदमी गया। तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा। उसके प्रोफेसर ने इशारे से पूछा, क्या देख रही हो? सृष्टि ने हड़बड़ाकर कहा, यह कौन है सर? उन्होंने कहा, अरे वह प्रोफेसर श्रीकांत है। पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, यूं ही। ये कहकर बाहर की तरफ चल पड़ी। आखिर कौन था वो आदमी जिसे देखकर सृष्टि चौंक गई? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट भी कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। धन्यवाद।